एग्रीकल्चर बायोलॉजी लवर में आपका स्वागत है। आज का विषय है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसका टॉपिक है सेल साइकिल, जिसे हिंदी में कोशिका चक्र कहते हैं। ये थ्योरी क्लासेस है बाय साजिद सर। ये यूज़फुल है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्ज़ाम और एमएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल किसे कहते हैं? यानी कि डिवीजन, यानी कि सेल साइकिल ऐसे इवेंट यानी घटनाओं को कहते हैं जो एक कोशिका विभाजन से लेकर दूसरे कोशिका विभाजन के कंप्लीट होने तक सेल के बीच में होने वाली एक्टिविटीज़ या परफॉर्म जो भी हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सेल डिवीज़न से लेकर दूसरे सेल डिवीज़न के बीच जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब सेल साइकिल के अंतर्गत आती हैं। और क्या, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? घटनाओं का वह निश्चित क्रम जिसके द्वारा सेल अपने घटकों को क्या करती है? दुगना करती है और बाद में दो डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है। इसे कोशिका चक्र कहते हैं। किसी सेल के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन तक होने वाली सभी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। इसमें निम्नलिखित स्टेप होते हैं, जैसे कि सेल का विभाजन होना, डीएनए का डुप्लीकेशन होना, सेल की वृद्धि होना। और कोशिका चक्र में क्या होता है कि सेल के अंदर क्रोमेटिन नेट पाया जाता है जो कि बाद में क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रोमोसोम्स के बीच में सेंट्रोमियर रहता है और उसमें एक क्रोमेटिड रहती है। सेल साइकिल के अंदर क्या होता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है क्रोमोसोम्स के बीच, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डीएनए जो क्रोमोसोम्स है इसका क्या हो जाता है? अमाउंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपको यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई दे रही होंगी, यानी कि एक सी भुजा दिखाई दे रही होंगी गुणसूत्र की। ठीक है, बाद में ये डिवाइड होकर दो अलग अलग न्यूक्लियस में, दो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सेल साइकिल जो है दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली अवस्था कहलाती है इंटरफेज, ये सेल साइकिल का 90% भाग कवर करती है, तथा दूसरी अवस्था है एम फेज, ये 5% भाग कवर करती है। सेल साइकिल के स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज में भी 3 फेज होते हैं। G1 जिसे फर्स्ट गैप पीरियड भी कहते हैं, एस फेज जिसे हम सिंथेसिस पीरियड भी कह रहे हैं, और थर्ड एंड लास्ट G2 सेकंड, यानी कि सेकंड गैप पीरियड। इसके बाद आती है माइटोसिस और मियोसिस और साइटोकाइनेसिस, इसे एम फेज कहते हैं। माइटोसिस बॉडी सेल्स में पाया जाता है तथा मियोसिस जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। इसके बाद जो अवस्था आती है वो तो साइटोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रक का विभाजन हो गया कैरियोकाइनेसिस के थ्रू। अब प्रोटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं। ये दोनों भाग एम फेज के अंतर्गत आते हैं। अगर हम ह्यूमन कल्चर की बात करें, यानी कि मनुष्य का लैब के अंदर सेल का विभाजन की बात करें, तो इसे यानी एक सेल से दो सेल बनने में लगभग 17 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेल साइकिल का डायग्राम। ठीक है, इसमें दो फेज होती हैं, एक होती है एम फेज जिसे हम डिवीजन फेज कह रहे हैं, और दूसरी होती है यहाँ से लेके, देखिए एक फेज होती है ये जिसे हम एम फेज कह रहे हैं, और एक ये पूरी अवस्था जिसे क्या हम कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इंटरफेज। क्या कह रहे हैं? इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में भी 3 अवस्था होती है, G1 एस फेज और G2 फेज। ठीक है, मेनली G1 फेज में क्या होता है? ये ग्रोथ अवस्था कहलाती है, यानी कि विभाजन के लिए जरूरी जितने भी रॉ मटेरियल है, एंजाइम है, प्रोटीन है, वाटर है, टोपोमर आइसोमरेज एंजाइम्स वगैरह, जो भी एंजाइम बनने होते हैं वो सब इसी में ही क्या हो जाते हैं? फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एस फेज है इसके अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसमें डीएनए का क्या होता है? साइज दुगना होता है। ठीक है ना, अमाउंट यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है?
एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल डुप्लीकेट भी करता है, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेंट्रियोल भी क्या करता है, यहाँ डुप्लीकेट करता है, यानी अपना साइज बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद आती है G0, इसे क्यूसेंट फेज भी कहते हैं। कुछ सेल्स G1S के बाद सीधे G0 में स्टेज में चली जाती है, फेज में चली जाती है, जैसे कि हमारे शरीर की न्यूरॉन सेल, इसमें फिर बाद में डिवीजन नहीं होता, आजीवन ये 0 फेज में ही रहती हैं। इसके बाद आता है गैप 2 फेज, ये 3 घंटे का रहता है। ठीक है, G2 फेज में क्या रहता है कि जो डीएनए बना है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा जो डीएनए बना है उसमें कोई मिसमैच हुआ है या नहीं हुआ, या फिर हाँ डीएनए रिपेयरिंग सही तरीके से हुई है, सबकी क्या होती है, चेकिंग होती है। इसके बाद आती है एम फेज। एम फेज में 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है ना, इस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इस तरीके से केंद्रक का विभाजन होता है। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक, ये कोशिका चक्र का डायग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। इंटरफेज में क्या क्या हो रहा है, सेल डिवीजन के बीच वृद्धि व डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इंटरफेज में क्या होता है, सेल की वृद्धि होती है, जरूरी एंजाइम जो बनने होते हैं वो बनते हैं, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये भी 3 अवस्थाओं में होती है। G1 फेज, इसमें सेल का साइज बढ़ता है, मेटाबॉलिकली ये जो फेज है एक्टिव होती है। ठीक है ना, सेल का साइज बढ़ जाता है और विभाजन के लिए जो भी जरूरी रॉ मटेरियल है उसका बनना होता है, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन आदि। इसके बाद आती है एस फेज। इस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, डीएनए से रेप्लिकेशन किसे कह रहे हैं, डीएनए से डीएनए बनना। और इसमें क्या बनती है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती हैं। इसके बाद आती है सेकेंड गैप फेज, जिसे हम G2 फेज भी कह रहे हैं। ये सभी सेल ऑर्गन है, यहाँ पर इनका साइज क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, नया साइटोप्लाज्म बन जाता है, डिवीजन से जरूरी सारे के सारे जो भी स्ट्रक्चर है वो बन जाते हैं। ठीक है, डीएनए की चेकिंग होती है, डीएनए की रिपेयरिंग के दौरान चेक किया जाता है ताकि सिंथेसिस के समय कोई मिसमैच ना हुआ हो। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ते हैं सेल साइकिल। ठीक है, तो इसमें जो सेल साइकिल है 2 स्टेज में पूरी हो रही है, एक इंटरफेज और एक एम फेज, जिसे हम डिवीजन फेज कह रहे हैं। तो इंटरफेज में क्या क्या होता है, एक मोटा मोटा देख लेते हैं। माइटोसिस डिवीजन की टीलोफेज के बाद जब नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट होने से पहले की अवस्था को हम क्या कह रहे हैं, इंटरफेज कह रहे हैं, यानी कि विभाजन से पहले की अवस्था या फिर टीलोफेज अवस्था के समाप्त होने के बाद की अवस्था इंटरफेज अवस्था कहलाती है। इसमें डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसे रेस्टिंग या विश्राम अवस्था कहा जाता है। परंतु यह जो इंटरफेज अवस्था है ये उपापचयी या मेटाबॉलिकली दृष्टि से देखा जाए तो एक्टिव स्टेज है। इसमें विभाजन से पहले सारी तैयारी की जाती है, इसलिए इसको क्या करें हम, तैयारी अवस्था या प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में सभी ये जो स्टेज है सबसे लंबी अवस्था है। संश्लेषण क्रियाओं के आधार पर स्टेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं G1 फेज, इसे फर्स्ट ग्रोथ पीरियड या फर्स्ट गैप पीरियड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इस स्टेज में डीएनए का संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक रॉ मटेरियल है, प्रोटीन, आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए सिंथेसिस के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजनस बेस, एंजाइम आदि का संश्लेषण भी इसी अवस्था में होता है। इस स्टेज में केंद्रक का साइज जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, साइज में बढ़ जाता है। इस स्टेज में डिवीजन का निर्णय ये लिया जाता है। इस सेल में विभाजन नहीं होता। ठीक है ना, इसे 0 स्टेज में चली जाती है। 0 स्टेज में जाने पर सेल के अंदर कोई भी विभाजन नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी अवस्था आती है एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कह रहे हैं, संश्लेषण अवस्था कह रहे हैं। इस अवस्था में यह अवस्था G1 स्टेज के बाद आती है, यानी गैप 1 स्टेज के बाद आती है। इस स्टेज में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है तथा क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है। सेल में
गुणसूत्र डिप्लॉयड हो जाते हैं। इससे पहले आपने देखा सिंगल क्रोमोसोम थे, सिंगल क्रोमोसोम्स पर एक सेंट्रोमियर था बीच में, और क्या था, ये देखिए डायग्राम के थ्रू, पहले क्रोमोसोम्स कैसा था, सिंगल क्रोमेटेड था, बाद में ये इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है और ये इनमें दो क्रोमेटेड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो क्रोमेटेड बन जाते हैं। ठीक, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एस फेज कह रहे हैं। इसके बाद आता है G2 फेज, सेकंड ग्रोथ पीरियड या सेकंड गैप पीरियड भी कह रहे हैं। ये पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज स्टेज भी कहते हैं इसे। इस अवस्था में क्या होता है, उन प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है जिसकी आवश्यकता विभाजन फेज में होती है। इस फेज में सेल ऑर्गन जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि की संख्या दुगनी हो जाती है। सेल का डीएनए का मान भी 4n हो जाता है, ठीक है ना, साइज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट हो जाती है, न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई देने लगता है, क्रोमोसोम्स स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ये लंबे डिफ्यूज्ड एवं धागे समान रचना में केंद्रक के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आती है सेकेंड अवस्था जिसे हम एम फेज कह रहे हैं। ये डिवीजन फेज कहलाती है। इस फेज में कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन होता है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा है, केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो रही है, क्रोमेटिन नेट क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, केंद्रक कला पूरी तरीके से गायब हो जाती है, केंद्रिका पूरी तरीके से गायब हो जाती है, दोनों तरफ ध्रुव बन जाते हैं और क्रोमोसोम्स मेटाफेज यानी मध्य रेखा पर आ जाते हैं। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, दोनों पोल्स पर क्या होता है, दोनों पोल्स पर जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर भी कौन से, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर और कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस जो स्पिंडल फाइबर है, इनके बीच पुश और पुल की मैकेनिज्म होती है, जिसकी वजह से आधे क्रोमोसोम्स ऊपर वाले पोल्स की तरफ चले जाते हैं और नीचे वाले आधे क्रोमोसोम्स नीचे वाले पर चले जाते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, ये पुनः ये प्रोफेज की अपोजिट अवस्था है। इसमें क्या होता है, ऊपर साइज में ऊपर वाले ध्रुव पर क्रोमोसोम्स जहाँ पहुँचे वहाँ पर केंद्रक कला दोबारा बन जाती है, केंद्रिका बन जाती है। इसी तरीके से नीचे केंद्रक कला और केंद्रिका बन जाती है। ठीक ठीक, इसी तरीके से देखिए, ये है, ये एक यहाँ बन जाएंगी, एक यहाँ बन जाएगा, ये क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इस तरीके से एक केंद्रक का दो केंद्रक में विभाजन होता है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दो नई संतति यानी कि डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। थैंक यू।